नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के बहुत सारे प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क व ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। दूसरा प्रश्न है हमारा, जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं या जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं, यानी कि जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जनक अरस्तु हैं। अगला प्रश्न अपना चौथा, आधुनिक वर्गीकरण के पिता यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है? तो लिनियस, कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। प्रश्न संख्या 5 अपना, कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम था जिसमें जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है। तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम था सिस्टेमा नेचर, यानी कि सिस्टेमा नेचर्स पुस्तक में जीवधारियों को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था, 2 भागों में बांटा था, सिस्टेमा नेचर। छठवां प्रश्न अपना, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस। सातवां प्रश्न है, वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द व दूसरा शब्द होता है। तो पहला शब्द वंश का नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। यानी पहला जो शब्द है जीनस को बताता है, दूसरा स्पीशीज। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, तो होमो हमारा वंश है, सेपियंस हमारी प्रजाति है। मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं, जबकि मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के यानी कि फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, जबकि कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं और सर्पों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी या सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। छिपकलियों के अध्ययन को सारोलॉजी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक नाम दिए गए। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, जबकि मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। इसी तरह से बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ते का है कैनिस फैमिलियसिस, गाय का है बॉस इंडिकस, जबकि मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका। इस तरह से हमारे वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। तो देखिए, मनुष्य होमो सेपियंस, मेंढक राना टिग्रिना, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, जबकि कुत्ते का डॉग का है कैनिस फैमिलियसिस या कैमिस फैमिलिरिस, और गाय का है बॉस इंडिकस, जबकि मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका। इस तरह से जो इनमें जो पहला नाम है वो वंश को बताता है, जबकि दूसरा नाम जाति को बताता है। जैसे बास इंडिकस, बास वंश है गाय का, जबकि इंडिकस जाति है। मक्खी का मस्का वंश है, जबकि डोमेस्टिका जाति है। मेंढक का राना वंश है, टिग्रिना उसकी प्रजाति है, और मनुष्य का होमो सेपियंस। अब आम की बात करते हैं, यानी कि मैंगो, जिसका है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा वंश, इंडिका जाति। मटर का पाइसम सटाइवम। इस तरह से धान का है ओराइजा सटाइवा, और सरसों का है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। तो इस तरह के इनके पहले नाम वंश को बताते हैं, जो दूसरा नाम जाति को इंगित करते हैं। तो मैंजीफेरा वंश है, जबकि इंडिका प्रजाति है या जाति है आम की। तो इस प्रकार हमने वैज्ञानिक नाम यानी कि जो साइंटिफिक नेम पढ़े इनके। अब देखिए 21वां प्रश्न है, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किस जगत के प्राणी है? तो ये मोनेरा में आते हैं। मोनेरा में एक कोशिकीय प्राकृतिक जीव आते हैं, यूनिसेलुलर्स प्रोकैरियोटिक। पादप व जंतु के बीच की कड़ी है तो युगलिना, तो युगलिना पादप व जंतु के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इस प्रकार का जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि ये एक प्रकार का दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक्स है। शैवाल, मांस, पुष्पी तथा अपुष्पी बीजी पौधे किस जगत के हैं? तो ये सब पादप जगत के हैं। एल्गीज हैं, मॉसेज हैं, पुष्पी और अपुष्पी पादप, यानी कि क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम्स जितने भी पादप हैं वो प्लांट्स के अंदर आते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी, ये सब जंतु जगत के अंदर आते हैं। यानी कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रा, प्लेटिहंथी, एस्केनोडा, एनाडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और जो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स सभी इसके अंदर आते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है जाति, यानी कि स्पीशीज। कवक की जो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति
काइटिन की बनी होती है, जबकि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। नील हरित शैवाल संबंधित है, तो नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा में रखा गया इनको, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इनकी जो मोनेरा के अंदर रखा गया एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकी जीव किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, जैसे अमीबा वगैरह। बहुकोशिकी तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं, तो एनिमिलिया और जंतु के अंदर आते हैं बहुकोशिकी और यूकैरियोटिक। पौधे अर्धसूत्री विभाजन के लिए उपयुक्त भाग है परागकोश यानी कि पोलन सैक। आलू एक प्रकार का है, तो आलू एक प्रकार का कंद है यानी कि एक प्रकार का रूपांतरित तना है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ओपियम ऑफिसिनेलिस इसका नाम है। वैसे अम्बालिका ऑफिसिनेलिस भी इसकी एक अलग प्रजाति है, तो इसके अफीम का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम पेल अम्बालिका ऑफिसिनेलिस। अब बात करते हैं हम थैलोपेटा वर्ग के जो पौधे हैं वो मुख्यतः जली होते हैं। इनका जो पादप है थैलस होता है, ये एक्वेटिक्स प्लांट्स होते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, सारे कीट पतंगों वाले जो संघ है वो सबसे बड़ा संघ है। ऑक्टोपस किस में आता है? तो मोलस्क का प्राणी है ये ऑक्टोपस। अगला है कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी भी कहते हैं इसको, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। किसको कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या थैली कहते हैं? लाइसोसोम की कोशिका की आत्मघाती थैली है। कौन सी कोशिका वनस्पति और पशु दोनों में उपस्थित होती है? सूत्रकणिका दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज। कोशिका की खोज किसने कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्क के अंदर की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी तो कार्क के अंदर की थी, बारकोप ट्री के अंदर की थी, यानी कि बारकोप ट्री ये एक प्रकार की मृत कोशिका थी। 1665 में इसकी खोज हुई थी। कोशिका का मुख्य भाग है, तो कोशिका का मुख्य भाग है केंद्रक, जो कि कोशिका को कंट्रोल करता है, यानी कि कोशिका का नियंत्रक है। केंद्रक न्यूक्लियस कहते हैं इसको, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? तो केंद्रक में डीएनए, आरएनए व क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र पाया जाता है। डीएनए जो होता है अनुवांशिक डीएनए और आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, और गुणसूत्र जेनेटिक्स मटेरियल्स के वाहक होते हैं। केंद्रक में के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? तो केंद्रक के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। राइबोसोम्स मिलकर बना होता है, राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है विश्व की। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका हमारी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका है। सेल वॉल किस में पाई जाती है? तो सेल वॉल प्लांट सेल्स के अंदर भी पाई जाती है, जबकि जीवाणु के अंदर भी पाई जाती है। और आपको बता दूं मैं, कवक के अंदर यानी कि फंगस के अंदर भी पाई जाती है और काइटिन की बनी होती है। हरे पौधों की जो भित्ति होती है किसकी बनी होती है? तो उनकी जो सेल वाल है सेलुलोज की बनी होती है, पेड़ पौधे के अंदर सेलुलोज। आगे कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो जीवाणु और कवक में कोशिका द्रव्य व जीव द्रव्य को बाह्य आघातों से रक्षा करना सेल वाल का ये मुख्य कार्य है। जीवाणु के अंदर भी पेप्टिडोग्लाइकिन की होती है, फंगस के अंदर काइटिन की होती है, जबकि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की होती है। कोशिका में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में कौन कार्य नहीं करता? तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है। जीव द्रव्य का नामकरण किया था तो ये पुरकेंजे ने जीव द्रव्य शब्द दिया था। जीव द्रव्य में अकार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है, तो 81:19 होता है, 81:19। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, यानी कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका, यानी न्यूरॉन्स हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, लगभग 1 मीटर लंबी तक होती है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? है तो मैथियास जेकब स्लाइडेन और थियोडोर श्वान ने दिया था, यानी कि स्लाइडेन और श्वान ने दिया था 1838-39 में। अगला आता है 24वां प्रश्न, तारक का यानी कि सेंट्रोसोम पाया जाता है, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये प्लांट कोशिका में नहीं पाया जाता। अगला है प्रोटीन की जो फैक्ट्री है, अभी मैंने बताया था ये प्रोटीन बनाता है राइबोसोम्स, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहते हैं, तो ये गाल्जी का है, इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो इधर से उधर जा सकते हैं। स्तनधारी के आरबीसी में नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता आरबीसी के अंदर। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पर्णहरित के कारण, यानी क्लोरोफिल वर्णक के कारण। पादप की रसोई किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? लाइकोपिन वर्णक के कारण। पत्तियों का रंग पीला क्यों हो जाता है? केरोटिन के निर्माण के कारण, केरोटिन बन जाने के कारण। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी होती है, ध्यान रखना, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं।
वंशागति का वाहक किसे कहते हैं? तो गुणसूत्र को वंशागति का वाहक कहते हैं, यानी कि जेनेटिक्स मटेरियल्स। देखिए मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी होती है, यानी कि टोटल 46 होती है। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि जो एक जोड़ी होते हैं वो लिंगी गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। महिलाओं के अंदर XX पाया जाता है, जबकि पुरुष के अंदर XY टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 44 तो दोनों में समान होते हैं। वंशागति का वाहक गुणसूत्र है। डीएनए की द्विकुंडलित मौजूद डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था 1962 में। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया ट्रांसलेशन है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का पूरा नाम है राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। जैव विकास यानी कि जैव विकास और वह अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन और जेनेटिक्स। तो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव थे तो साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीलहरित शैवाल। अगला देखिए पक्षियों का विकास हुआ था, तो पक्षियों का विकास हुआ था सरीसृप से, आर्कियोप्टेरिस इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ था मत्स्य वर्ग से। स्तनी वर्ग यानी कि मैमल्स के जंतुओं का विकास हुआ था सरीसृपों से। प्राचीन जीवों पादपों के अवशेषों के अध्ययन को कहते हैं जीवाश्म। अगला है उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को कहते हैं टोटोलॉजी। और उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वो कहलाते हैं, वो अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। जेनेटिक्स में इनका अध्ययन करते हैं। अनुवांशिक के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी ग्रेगर जोहन मेंडल। अनुवांशिक का पिता इनको कहा जाता है, ग्रेगर जोहन मेंडल को। अनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जोहन मेंडल, इन्होंने अनुवांशिकता के नियम दिए थे। इन्होंने अनुवांशिकी संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने किसका चुनाव किया था? तो मीठी मटर के पौधे का चुनाव किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। अनुवांशिकी की इकाई है तो जीन अनुवांशिकी की इकाई है। अगला है जीन कहाँ अवस्थित होती है? तो गुणसूत्रों के ऊपर रैखिक क्रम में लाइनियर फॉर्म में अवस्थित होते हैं जीन। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो यह बिडल और टोटम ने दिया था, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। जीन का वर्तमान नाम देने वाले, तो जीन का नाम जोहानसन ने दिया था। जीन नाम कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ हैं। देखिए अब अगला प्रश्न अपना, जीन वर्तमान नाम जोहानसन ने दिया था, ध्यान रखिए इसको। कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका में प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था, तो खुराना ने किया था। अगला है माता पिता के गुणसूत्र उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानित होते हैं? तो गुणसूत्र के द्वारा उनके जो माता पिता के जो लक्षण हैं उनकी संतानों तक जाते हैं। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होते हैं मनुष्य के अंदर। मानव में गुणसूत्र की संख्या टोटल 46 होती है, यानी 23 × 2 कर दो तो आपके टोटल आ जाएंगे 22। तो 22 जोड़ी एटोसोम्स होते हैं, जबकि जो एक जोड़ी होते हैं वो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, जैसा कि सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो मनुष्य के अंदर यानी नर के अंदर XY होते हैं, जबकि महिला के अंदर होता है XX, यानी कि लड़की XX, लड़का XY। तो नर के अंदर XY जबकि मादा के अंदर XX लिंगी गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। 24वां प्रश्न है। अगला प्रश्न अपना, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम से तो पिता यानी कि पिता के पास Y क्रोमोसोम्स पाया जाता है, जो कि महिला के पास नहीं पाया जाता, यानी मादा के पास नहीं पाया जाता। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या 22 जोड़ी होती है, ऑटोसोम्स 22 होती है। और शुक्राणु के अंदर टोटल, क्योंकि टोटल 23 ही गुणसूत्र होते हैं शुक्राणु के अंदर, या तो X वाला होगा या Y वाला होगा, 22 + 1। कौन सा एक लिंग संलग्न रोग तो वर्णांधता। शिशु का नेतृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का उपयोग करते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंट, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट की सहायता से उसका पता लगाया जाता है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, तो कौन सा? हरा रंग, लाल उसको हरा दिखाई देता है। वर्णांध व्यक्ति को लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है वर्णांध व्यक्ति। अब आगे देखिए, ये एक प्रकार का जो जेनेटिक अनुवांशिक बीमारी है। 29वां प्रश्न अपना, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को कहा जाता है, तो प्रोटेनोपिया व ड्यूरेनोपिया के रूप में कहते हैं। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता तो वर्णांधता के लक्षण होंगे पुत्रियों के पुत्रों में होंगे, क्योंकि इसमें महिलाएं वाहक होती है। लाल हरा वर्णांधता होने का कारण है X गुणसूत्रों की वंशागति। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक है जीनोम्स। वनस्पति विज्ञान देखिए, जेनेटिक्स आप अपन पढ़ेंगे।
बॉटनी के बारे में आगे अपन वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान। पेड़ पौधे व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी भी कहते हैं इसको। वनस्पति विज्ञान का जनक थ्रियोफेस्टस है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थ्रियोफेस्टस हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक है। इसमें प्लांटम यानी प्लांट्स के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? यानी कि एल्गिस का, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं, जबकि माइकोलॉजी आपको पता है कवकों का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी में करते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। पौधों में वाष्पवर्धन की क्रिया पत्ती में होती है, क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। प्रकाश संश्लेषण के प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरीन एसिड यानी PGA। ऑक्सिन कैसा हार्मोन से? तो ये पादप के अंदर होता है ऑक्सिन हार्मोन। तने की वृद्धि मापने में प्रयोग होता है तो ऑक्सीनोमीटर का उपयोग तने की वृद्धि को मापने में करते हैं। हरे प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पैरामीशियम, जो पैरामीशियम जो होते हैं वो चप्पल की आकृति के होते हैं। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है तो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम तत्व उपस्थित होता है, जबकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है तो वाटर से, ध्यान रखिए वाटर से आता है ऑक्सीजन हमें प्रकाश संश्लेषण में। दलहन के जड़ों को नष्ट करने वाले जीवाणु है तो राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नारियल में प्रकीर्णन कैसा होता है? तो पानी द्वारा होता है नारियल में। जिन फल का निर्माण केवल अंडाशय से होता है उन्हें कहते हैं सत्यफल। सत्यफल के उदाहरण है सेब, कटहल, नाशपाती। प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है। जल को जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तो जाइलम जल का परिवहन करता है, जबकि भोजन को जो पत्तियों से जड़ों तक यानी पत्तियों से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है फ्लोएम। तो जल को कौन ले जाता है? जाइलम, जबकि फ्रूट को कौन ले जाता है? फ्लोएम। इसको ध्यान रखिए। जैसे प्लांट से अपना इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस फूड कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर। तो जड़ से जाइलम के द्वारा पानी जाएगा और मिनरल्स जाएंगे, जबकि जो प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनेगा पत्तियों में वो किसके द्वारा जाएगा? फ्लोएम के द्वारा जड़ों तक, विभिन्न अंगों तक पहुँचेगा। अगला है जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा है जेमिया पिग्मिया। जेमिया पिग्मिया जिम्नोस्पर्म का सबसे छोटा पौधा है। मृदा अपरदन रोकने में सहायता प्रदान करता है तो ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। दूध से दही बनने में सहायक तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। इसमें 70 डिग्री सेल्सियस 15 से 30 सेकंड तक अपन दूध को गर्म करके फिर एकदम उसको ठंडा करके चिल्ड करके रख दिया जाता है। रेबीज के टीके की खोज भी लुईस पाश्चर ने की थी। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में। वो पौधा जिसमें पुष्प व बीज नहीं होते हैं वो अपुष्पी पौधे यानी कि क्रिप्टोगेम्स होते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया सेम्परवायरेंस। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस का। कवक व शैवाल दोनों वर्ग के पौधे मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन। ये एक प्रकार का सहजीवी संबंध है कवक और शैवाल का। अफीम प्राप्त होती है कच्चे फलों के लेटेक्स से अफीम प्राप्त होती है। तंबाकू में सुगंध पैदा करने वाला बैक्टीरिया है बैसिलस मेगाथीरियम। अगला है चावल व गेहूँ किस मूल के पौधे हैं? तो ये सोलेनेसी के अंदर आते हैं। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होता है इसके अंदर। गन्ने की चीनी किसके संयोग से बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। गन्ने के अंदर ग्लूकोज फ्रक्टोज। एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में इसका यूज़ करते हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, जबकि फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला है मरुस्थलीय पौधे के अध्ययन को कहते हैं जीरोफाइट्स। पत्तों में वर्णहरित कोशिका में सबसे छोटा नग्न बीजी है जेमिया पिग्मिया। अगला है सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियम का। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवालों में। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है लेमना जो कि जली है। सबसे बड़ा आवृत बीजी वो है यूकेलिप्टिस। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। ध्यान रखिए सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो लीव्स करती है। इसकी सतह पर स्टोमेटा होता है। सिनकोना कहाँ से प्राप्त होता है? छाल से। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस के अंदर। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ये कोलकाता में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे को उगाना। बिना मिट्टी के पौधे हाइड्रोपोनिक्स।
वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये देहरादून के अंदर है, उत्तराखंड देहरादून। किसके कारण फूलों में रंग होता है? एंथोसाइनिन वर्णक की वजह से फूल विभिन्न रंग के होते हैं। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तनों से, यानी कि हल्दी एक प्रकार का रूपांतरित तना है। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं वो कहलाते हैं हैलोफाइट्स कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव के रूप में कभी कभी बाहर निकलता है, जिसे कहते हैं जल रंध्र या हाइड्रोथोड। हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त होता है एसिटिलीन। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है मरुद्भिद यानी कि अरुद्भिद से हरियाली बनती है। फर्न पौधा किससे संबंधित है? टेरिडोफाइट से संबंधित है फर्न। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में, जिसको नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है राइजोबियम जीवाणु। आलू का बदला रूप है, एक तना है। आलू एक प्रकार का रूपांतरित तना है। अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में कौन सा शैवाल उगाते हैं? क्लोरेला उगाते हैं ऑक्सीजन के लिए। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिए, जबकि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चारों कच्चे पदार्थ के रूप में काम में आते हैं फोटोसिंथेसिस में। जली पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं? तो जल में घुली CO2 को लेते हैं जली पौधे। पौधे की आयु का निर्धारण डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा की जाता है। इसकी विधि है, पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करने वाले हार्मोन से ऑक्सीन का निर्माण होता है पौधे के ऊपरी भागों में। बोने पौधे को लंबा करना व फूल बनने में मदद करता है। जिब्रेलिन हार्मोन्स, जिब्रेलिन या निब्रेलिन लिखा हुआ, जिब्रेलिन से याद रखिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति कोशिका विभाजन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन भाग लेता है। पौधों में RNA व प्रोटीन बनने में सहायक हार्मोन्स हैं तो साइटोकाइनिन। वृद्धि हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड। पौधों में एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में होता तो एथिलीन। फूलों को खिलाने वाला हार्मोन से फ्लोरिजेंस, फूलों अच्छे फूल खिले हुए रहते हैं। पौधों में जख्म बढ़ने का काम करता है ट्राउमेंस। तंबाकू पत्तियों में होने वाला रोग है टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। पत्तियों के अंदर लौंग प्राप्त होती है फूल की कली यानी कि पुष्प कलियाँ। देखिए फल और खाने योग्य भाग और फल और खाने योग्य भाग, तो सेब का पुष्पाशन खाते हैं, है ना, नाशपाती का भी पुष्पाशन खाते हैं, आम का मध्य फल बित्ती खाते हैं अपन, अमरूद का हम फल बित्ती खाते हैं और बीजांडसन खाते हैं, अंगूर का हम फल बित्ती खाते हैं और बीजांडसन खाते हैं, पपीता का हम मध्य फल बित्ती खाते हैं अपन पपीता की, जबकि नारियल का हम भ्रूण पोषण खाते हैं, जबकि केला के अंदर मध्य और अंत बित्ती खाते हैं अपन, गेहूं का हम भ्रूण पोष खाते हैं और भ्रूण खाते हैं, काजू में हम पुष्पवंत बीज खाते हैं, लीची में हम एरिल खाते हैं, चना में हम बीज पत्र और भ्रूण खाते हैं, मूंगफली में हम बीज पत्र और भ्रूण का सेवन करते हैं, शहतूत में हम रसीले परिदल पुंज का सेवन करते हैं, जबकि कटहल में हम परिदल पुंज का सेवन करते हैं, नारंगी का हम जूसी हेयर से सेवन करते हैं। तो इस प्रकार कुछ फल हैं और उनके खाने योग्य भाग हैं। किस फल के हम कौन सा भाग खाते हैं इसके बारे में हमने इसमें समझा। तो शहतूत का हम रसीला परिदल पुंज खाते हैं, ध्यान रखिए, जबकि मूंगफली का बीज पत्र होता है, डाइकोट्स होती है मूंगफली और चना, और जबकि गेहूं है यह मोनोकोट्स का उदाहरण है। अब पौधों में तत्वों की कमी से होने वाले रोग के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। किन किन तत्व की कमी से पौधों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। देखिए आम और बैंगन में जो लिटिल लीफ यानी कि लघुपर्ण रोग होता है जस्ते की कमी से, और नींबू में डाईबैक रोग हो जाता है तांबे की कमी से, नींबू में लिटिल लीफ रोग हो जाता है तांबे की कमी से, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है बोरोन यानी कि बोरोन तत्व की कमी से, मटर में मार्श रोग होता है मैग्नीज की कमी से, लीची में पत्ती जलना पोटेशियम की कमी से, धान में खेरा रोग जस्ते की कमी से होता है, ध्यान रखिए इसको, धान में खेरा रोग जस्ते की कमी से। अगला है अपना आलू का ब्लैक हट रोग यानी कि ब्लैक हट रोग, भंडार में O2 की कमी हो जाती है तो ब्लैक हट रोग हो जाता है आलू के अंदर। अगला है आंवले में निक्रोसिस बोरोन की वजह से होता है, शलजम में वाटर कोर रोग हो जाता है मैग्नीज की कमी से, और गाजर में कोटर स्पॉट यानी कि कैल्शियम की कमी से, मक्का में वाइट बड रोग हो जाता है जस्ता की कमी से, जिंक की कमी से, और चुकंदर में हट रॉट रोग हो जाता है बोरोन की कारण या बोरोन की कमी के कारण। अब हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो देखिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया?
तो हमारा जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन जो एक्ट है वो 1986 1986 में पारित हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 जून को मनाते हैं अपन। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं अपन 20 नवंबर को। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम रिटर ने दिया था। पारिस्थितिकी निम्न में से किसके बीच पारस्परिक संबंध बताता है? तो जीव और वातावरण के बीच। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ये तो एजी टेंसले ने प्रस्तुत की थी। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से? जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की श्रृंखला क्या कहलाती है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। यानी उत्पादक से उपभोक्ता में जाएगी ऊर्जा, फिर अपघटक में। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य सोर्स है सूर्य हमारे ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है अपरदन, मृदा अपरदन, सोइल इरोजन भी कहते हैं इसको। मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारी वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। अगला है मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा, श्वसन मूल होते हैं इसमें। समुद्र के किनारे के वनस्पति कहलाती है लवणोद्भिद वनस्पति होती है समुद्री किनारे, क्योंकि साल्टी वाटर होता है इसलिए। वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। वे घटक जो उत्पाद द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। कंज्यूमर्स। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है यानी कि शाकाहारी होते हैं, गाय, भैंस, बकरी। द्वितीय उपभोक्ता लोमड़ी, भेड़िया, मोर, ये प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड होते हैं। तृतीय उपभोक्ता सब मांसाहारी होते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता, ये द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। अगला है कवक व जीवाणु किस वर्ग के अंदर आते हैं? ये अपघटक के अंदर आते हैं, डिकम्पोजर के अंदर आते हैं। अगला हाइड्रोफाइट, ये जलीय पौधे को कहते हैं, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना अनुपात होना चाहिए? 33% वन होना चाहिए। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हाइसिंथ, सबसे बढ़ने वाला जल पादप। प्रदूषण, पोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं अपन। मुख्य टॉपिक हम सभी ले रहे हैं इसमें। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम से क्या तात्पर्य? तो पीएम है कणिकीय पदार्थ। अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थित है तो नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये भोपाल में है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान स्थित है फरीदाबाद में। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस? मेथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस निकली थी, उसका रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के अंदर। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और अमोनिया, ये वायु प्रदूषक के मुख्य फैक्टर्स होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करती है। इसकी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा दम घुटने लग जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो वातावरण से निकलने वाला धुआं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ओजोन दिवस। ध्वनि प्रदूषण कब होता है? जब ध्वनि की जो है 80 डेसिबल से ऊपर होती है ध्वनि का जो उस तब 80 इसकी डेसिबल इसकी मापक इकाई है प्रदूषण की। सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है शहरीकरण से, ध्वनि मापक इकाई है डेसिबल। सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण शहरीकरण से यानी कि अर्बनाइजेशन से। जल प्रदूषण की जांच की जाती है BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो पानी को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, जितना ज़्यादा BOD होगी यानी कि वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल की श्रेणी में रहेगा। जल प्रदूषण कब होता है? जब जल में O2 की मात्रा घट जाती है यानी कम हो जाती है। वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा होता है तो 60% वाहनों के धुओं से होता है वायु प्रदूषण, इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। जमीन से निकलने वाले ईंधन को कहते हैं जीवाश्म ईंधन। अगला है सबसे हानिकारक प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए। अम्लीय वर्षा है सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है क्योंकि ये उसके वाटर के साथ घुल जाते हैं। तो अम्ल वर्षा। ग्रीन मफली का इस्तेमाल करते हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। रेडियो एक्टिव से कहाँ प्रदूषण होता है? तो जल, वायु, जमीन यानी कि जल, थल और वायु तीनों जगह रेडियो एक्टिव पदार्थ से होता है प्रदूषण। सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व है तो स्ट्रोनियम 90 सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्व है। जेट प्लेन से निकलने वाला प्रदूषण किस श्रेणी में आता है? तो एरोसोल के अंदर आता है। जेट प्लेन के धुएं में होती है तो CFC और नाइट्रस ऑक्साइड होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणें से त्वचा कैंसर होता है अगर ये हमारी स्किन पर, लेकिन ओजोन जो गैस है वो हमारी सुरक्षा करती है। हरित गैस कौन कौन सी आती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस की सबसे मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड। किस प्रदूषण के कारण मनुष्य के तंत्रिका तंत्र यानी कि जो न्यूरो सिस्टम प्रभावित होता है? तो शीशा यानी कि PB से, शीशा से, लेड से। कौन सा प्रदूषण
मनुष्य के ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को बढ़ाता है, हृदय रोग पैदा करता है। तो कैडमियम लोहे की खान में काम करने वाले को। सिलिकोसिस रोग प्राणी विज्ञान, अब हम पढ़ेंगे जूलॉजी के बारे में। तो जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन कहलाता है प्राणी विज्ञान, यानी कि जूलॉजी के अंदर अपन इनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, जंतु और उनके क्रियाकलापों का। जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी। एक कोशिकीय प्राणी किस संघ के अंदर आते हैं? तो प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ, अमीबा वगैरह इसके अंदर आते हैं, अमेबिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम वगैरह। संघ पोरिफेरा के सभी जंतु पाए जाते हैं तो खारे पानी में पाए जाते हैं। संघ पोरिफेरा का उदाहरण है साइकन, माथेनिया, स्पंज, ये इसके अंदर आते हैं पोरिफेरा के अंदर। सिलेंट्रेटा कैसे प्राणी है? तो ये सब जलीय और द्विस्तरीय प्राणी हैं। संघ सिलेंट्रेटा प्राणी के कुछ उदाहरण बताइए। तो हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन, मूंगा, कोरल मूंगा इत्यादि। केंचुआ किस संघ के अंदर आता है? तो केंचुआ एनालिडा संघ के अंदर आता है। केंचुआ है ये एनालिडा के अंदर आता है। जोक है, लीच यानी कि जोक। केंचुए में हृदय होते हैं तो 4 जोड़ी हृदय होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ की देह गुहा यानी कि जो उनकी हेमोसिल्स भरी रहती है उसके अंदर। आर्थ्रोपोडा प्राय होते हैं तो एक लिंगी व निषेचन शरीर के अंदर होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। अगला आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है तो तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा, यानी कि सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा क्योंकि इसमें कीट पतंगे सबसे ज़्यादा हैं इसलिए। काकरोच में हृदय कक्ष होते हैं तो 13। कॉकरोच में हृदय कक्ष होते हैं 13। तो कॉकरोच के हृदय कक्ष 13। संघ इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी प्राय होते हैं तो समुद्री होते हैं इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी। संघ इकाइनोडर्मेटा के कुछ उदाहरण बताइए। तो जेलीफिश, शेलफिश, क्राइफिश, सिल्वरफिश, केटलफिश, शेयरफिश, टैगफिश, रेजरफिश, ब्रिटल स्टार, ये सभी संघ इकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं इकाइनोडर्मेटा। इनमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जलीय वेस्कुलर सिस्टम, एक नाल तंत्र, संवहनी नाल तंत्र पाया जाता है। घोंगा और सीपी किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो संघ मोलस्का के अंदर आता है घोंगा। समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है? तो ये संघ कॉर्डेटा के अंदर आता है समुद्री घोड़ा। अब देखिए सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं तो ये छिपकली, सांप, घड़ियाल, ये सब, कछुआ, ये सब सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स हैं। विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली तो हेलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। उड़ न सकने वाले पक्षी हैं तो कीवी, एमू, ये उड़ नहीं सकते हैं यानी कि ये केवल चलते हैं। रेप्टाइल्स में आपको याद है जो रेंग के चलते हैं वो। और सबसे जहरीली छिपकली हेलोडर्मा, उड़ न सकने वाले कीवी, एमू, शुतुरमुर्ग भी आ गया इसके अंदर। सबसे छोटा पक्षी है हर्मिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। स्तनधारी वर्ग में सबसे ज़्यादा तापमान रहता है बकरी का 39 डिग्री सेल्सियस होता है। स्तनधारी वर्ग कितने उपवर्ग में बांटा गया? इनको प्रोटोथेरिया, यूथेरिया और मेटाथेरिया में बांटा गया है, यानी कि स्तनधारी जो अंडे देते हैं वो प्रोटोथेरिया के अंदर रखा गया है। अगला है अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं तो प्रोटोथेरिया, एकिडना, प्लेटिपस इसके उदाहरण है। अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं तो मेटाथेरिया, कंगारू, इनके अंदर मार्सुपियल पाउच पाया जाता है, उसके अंदर अपरिपक्व शिशु रहता है। पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं यूथेरिया, जैसे मनुष्य पूर्ण विकसित मनुष्य है, जो भैंस है, गाय है, बकरी हैं, ये सब पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, यूथेरिया के अंदर आते हैं। उपकला उत्तक के क्या कार्य होते हैं? तो यह शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है। संयोजी उत्तक का कार्य बताइए। शरीर के अन्य उत्तकों को, अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है संयोजी उत्तक, जैसे हमारा ब्लड है, हमारी बोन्स हैं, एरियोलर टिश्यू हैं, ये सब संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। अब मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है तो ग्लूटियस मैक्सिमस कोले की जो मांसपेशी होती है सबसे बड़ी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है तो स्टेपेडियस सबसे छोटी मांसपेशी है। तंत्रिका उत्तक को और किस नाम से जानते हैं? तो चेतना उत्तक के नाम से भी जानते हैं अपन तंत्रिका उत्तक को, ये चेतना के लिए जिम्मेदार है। मानव रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। मानव रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग 7% होती है, यानी कि पूरे शरीर के बाहर का 7%। मानव रक्त के पीएच का मान 7.4 यानी कि हल्का क्षारीय होता है, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच। एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है, यानी उसके जो बाहर का 7% होती है लगभग। रक्त की बात करें तो रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा है, और इसमें ब्लड कार्पल्स यानी कि जो रुधिराणु भी होते हैं इसके अंदर। प्लाज्मा की अगर अपन बात करें तो ये 55% होती है, और रुधिराणु की जो ये होती है 45%।
तो देखिए रक्त जो तरल भाग है वो प्लाज्मा है। रक्त प्लाज्मा का 55 से 60% होती है। प्लाज्मा का 90% इसमें जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण यानी साल्ट होते हैं, शेष ग्लूकोज घुला हुआ रहता है इसके अंदर। प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन और हार्मोन्स को अन्य स्थानों तक पहुंचाना है। जबकि रुधिराणु की बात करें, रक्त का 45% भाग है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि जो हमारी जो कार्पल्स होती है, आरबीसी लाल रुधिर कणिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, डब्ल्यूबीसी जो फेगोसाइट्स का कार्य करती है, और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स होती हैं, जो कि प्लेटलेट्स हमारे उसको सुरक्षा करती है। जब चोट लग जाती है तो उस समय थक्का बनाती है प्लेटलेट्स। अब देखिए लाल रक्त कणिका है यानी कि आरबीसी का निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा के अंदर होता है, आरबीसी का निर्माण, और इनका जो नष्ट स्प्लीन प्लीहा के अंदर ये नष्ट हो जाते हैं। आरबीसी की मृत्यु लीवर और प्लीहा यानी कि स्प्लीन, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ऊंट और लामा इसका अपवाद है, इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है इनके आरबीसी में। आरबीसी की जो लाइफ साइकिल यानी जीवन कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो लाइफ होता है 120 दिन। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन यानी कि हिम नामक रंजक के कारण, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लोह यौगिक है वो हीमेटिन है, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना व कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले आना, यह आरबीसी का कार्य है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, बांध लेता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के हमारी विभिन्न सेल्स तक पहुंचा देता है। शरीर में रक्त क्षीणता हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त क्षीणता हो जाती है। आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है, तो हीमोस्टोसाइटोमीटर्स की सहायता से आरबीसी की संख्या काउंट की जाती है। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होती है कार्पल्स, उसका नाम है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ हो जाती है, रक्त में ही होती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है शरीर में रोगों को संक्रमण से बचाना, और रक्त विमाणु जीवन काल होता है 3 से 5 दिन का होता है इसका, 3 से 5 डे का इसका डब्ल्यूबीसी विमाणु का, प्लेटलेट्स का। अब बात करते हैं रक्त विमाणु का मुख्य गुण है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, निर्माण इसका बोन मैरो में होता है। डेंगू ज्वर होने में शरीर पर क्या प्रभाव होता है, शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। रक्त हमारे शरीर के ताप कंट्रोल करने का काम करता है, बिल्कुल करता है, शरीर के रोगों से भी सुरक्षा करता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन है, सहायक विटामिन के है इसके अंदर, विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण प्रोटीन है, तो फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाता है, ये प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। मानव में रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और विनर ने 1900 में की थी। मनुष्य में रक्त की जो भिन्नता का मुख्य कारण है आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन्स, रक्त की जो भिन्नता का प्रमुख कारण है एंटीजेंस वगैरह। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 एंटीजेंस ए और बी होते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए एंटीजन, बी के अंदर बी, और ए बी के अंदर ए बी पाया जाता है। मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, तो रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। अगला प्रश्न है अपना, किसी रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, तो रक्त समूह ओ वाले को सर्वदाता कहते हैं, जबकि सर्वग्राही जो रक्त समूह किसको कहते हैं, तो ए बी रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। अगला, रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है, हिपेरिन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिपेरिन प्रोटीन रुधिर को वाहिनियों में जमने से रोकता है। रक्त वर्ग की खोज के लिए लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, रक्त वर्ग की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। रुधिर शरीर का रुधिर बैंक किसको कहते हैं, तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन रुधिर बैंक है। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती है। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है प्लेटलेट्स को। रुधिर को किस तापमान पर रखा जाता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रुधिर को रखा जाता है। रुधिर का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितनी रुधिर दान कर सकता है, तो 450 ml 1 यूनिट के बराबर। शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का शरीर में वहन करती है, तो शुद्ध रक्त हमारी फुफ्फुस शिरा में बहता है, जबकि अशुद्ध रक्त हमारी शिराओं के अंदर बहता है, जबकि धमनियों में अंदर शुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम्स, विलियम हार्वे ने इसकी खोज करी थी, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, तो 120
80 mmHg पैमाने पर। रक्तदाब मापन यंत्र है, यानी कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र है स्पिग्मोमेनोमीटर, जिसकी सहायता से बीपी मापी जाती है। नेक्स्ट अपना प्रश्न चालू होते हैं मानव शरीर के तंत्र से। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ हो जाता है? तो मुख से भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, मनुष्य के लार ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम को कहते हैं टाइलिन एंजाइम, हमारा लार में होता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे ठहरता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरी ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस पाइलोरी ग्रंथि से निकलता है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन व रेनिन। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च को पाचन में मदद करता है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, जिसको डाइसेकेराइड माल्टोज में बदलता है। मनुष्य की पाचक नली कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट होती है लगभग। अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। आमाशय में जाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है पेप्सिन। आमाशय ग्रंथि को पेप्सिन स्त्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है? मुख्य कोशिका है ऑक्जेंटिक कोशिका, जिसको कहते हैं अपन ऑक्जेंटिक कोशिका। किस पाचक अंग में अम्ल होता है? तो आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल आमाशय में रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये मुख्य कोशिका ऑक्जेंटिक कोशिका छोड़ती है इसको। मवेशी घास निकलने के लिए कहाँ संग्रहित करते हैं? प्रथम आमाशय में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदलता है? आखिरी एंड में अमीनो अम्ल टूटता है प्रोटीन। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन के लिए। मानव जठर में प्रोटीन वाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलन परिवेश अम्लीय, यानी जठर रस अम्लीय होता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? पेप्सिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध में कौन सी प्रोटीन शर्करा युग्म होती है? केसिन और लैक्टोज शर्करा होती है दूध में। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है केसिन। शुगर तो होती है केसिन और लैक्टोज, जबकि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसिन। लैक्टोज शुगर की वजह से दूध मीठा होता है और इसमें प्रोटीन है केसिन, प्रोटीन दूध के अंदर। अगला हमारा प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? जाइमेज एंजाइम। किस एंजाइम के उपस्थिति के कारण HIV अक्सर अपना आकार बदल देता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से HIV अपना आकार बदल देता है। ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्योंकि उसमें आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। मुख में जो मंड यानी कि स्टार्च का पाचन, शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन। ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो केराटिन प्रोटीन एक रेशेदार प्रोटीन है। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? छोटी आंत पर दीर्घरोम पाए जाते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है अधिकांश पाचन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत द्वारा अवशोषित होते हैं। सिग्मोइड कोलन किसका एक भाग है? तो बड़ी आंत का है कोलन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लीवर, जिसे यकृत या जिगर भी कहते हैं। लीवर किसका भरपूर सोर्स है? तो वसा घुलनशील रहती है इसमें, विटामिन वगैरह। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो विटामिन A का सिंथेसिस लीवर करता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? इसमें यकृत करता है विषैले पदार्थ को। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो यकृत ही जमा करता है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत ही करता है, लीवर। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में बनाते हैं। ग्लाइकोजन किस अंग में जमा होता है? लीवर में ही जमा होता है, यकृत में। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। जॉन्डिस, पीलिया रोग किससे संक्रमण होता है? यकृत के संक्रमण से ही। किस ग्रंथि में पित्त का उत्पादन होता है? यकृत ही पित्त रस का स्त्रावन करती है। पित्त कहाँ कलेक्ट होता है? तो ये हमारे पित्ताशय में इकट्ठा होता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्त्राव बहिःस्त्राव दोनों का कार्य करती है? अग्नाशय, क्योंकि ये हार्मोन भी छोड़ती है, तरल रस भी छोड़ती है। इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है कहलाती है आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग तथा बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। इंसुलिन एक प्रकार का है, तो एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है? इंसुलिन। निम्न में से किन कोशिकाओं में से इंसुलिन का रिसाव होता है? बीटा कोशिकाएं स्रावित करती है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय।
किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? यूरोबिलिन के कारण। और मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। किस भाग में पाचक व श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है? ग्रसनी में, फेरिंग्स में। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन क्यों माना गया है? क्योंकि अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होते हैं, इसलिए। प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड व अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, एरिप्सिन करता है। मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करने का कार्य एमाइलेज करता है, यानी कि जो हमारा टाइलिन एंजाइम्स। वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है, लाइपेज एंजाइम, यानी वसा पर लाइपेज एंजाइम कार्य करता है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? छोटी आंत्र में, यानी कि यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को कहते हैं स्वाद कलिकाएं कहते हैं। जीभ के अग्रभाग में किस प्रकार का स्वाद का ज्ञान होता है? मीठे स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ के पिछले वाले भाग में स्वाद का कड़वा ज्ञान होता है, जबकि जीभ के अगल बगल वाले भाग में खट्टेपन का आभास होता है। तो ये जीभ के हमारे तीनों पार्ट है, आगे वाला मीठा, जबकि जो पश्च वाला है कड़वा, और जो साइड अगल बगल वाला खट्टा, और बीच में किसी भी प्रकार का स्वाद का ज्ञान नहीं होता है मध्य जीभ में से। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है दांत का जो इनेमल जो है वह। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों की थेरेपी रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी की जाती है। दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण होती है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसको कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक कहते हैं, यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में दांतों का सूत्र है 2 1 2 3। मनुष्य में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या 8 होती है। और मनुष्य जो हमारे जो दंत सूत्र है उसका है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 2 बराबर टोटल 32 जो हमारे दांत होते हैं। दांतों की संख्या हमारी टोटल जो 32 होती है। मनुष्य में इंसाइजर दांतों की कुल संख्या 8 होती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं? तो दूध के दांत और स्थायी दांत। दूध के दांत की संख्या 20 होती है, जबकि स्थायी दांत की संख्या 32 होती है। दांत के ऊपरी हिस्से का चमकीला भाग इनेमल कहलाता है, जो कि सबसे कठोर भाग है। लार में होता है तो 99% जल प्लस 1% एंजाइम होते हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम है टाइलिन और लाइसोजाइम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यानी कि यकृत, जो 1.5 से 2 किलोग्राम की होती है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है यकृत में। ये हमारे ब्लड को जमने से रोकती है रुधिर वाहिनियों में। पित्त क्या है? तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य, जिसका जो pH मान 7.7 होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, जिसको पेनक्रियाज भी कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। मानव हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है? तो 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले। शरीर में हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनियाँ वो शिराएँ कहलाती है, और शरीर से दूर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनियाँ कहते हैं। शिरा में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त, जबकि धमनियों में शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हमारा जो हमारा हृदय है 72 टाइम्स बीट होती है, हार्ट बीट। शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त, जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाले वाहिनी को कहते हैं कोरोनरी धमनी। हृदयघात कब होता है? कोरोनरी धमनी में जब रुकावट हो जाती है तब हृदयघात यानी हार्ट अटैक हो जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। 120 सिस्टोलिक होता है, जबकि 80 डायस्टोलिक दाब होता है हमारे ब्लड का, हमारा जो रक्तदाब। हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स हैं, तो हमारे हृदय की धड़कन को थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार हमारी हृदय की धड़कन जो है थायरोक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जबकि एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। उनके द्वारा हमारी हृदय की धड़कन कंट्रोल रहती है। और हमारा बीपी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 120/80 mmHg मर्क्यूरी पैमाने पर होता है। ये लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएँ कहलाती है, तो लिम्फोसाइट कहलाती है। लसिकाओं में लिम्फोसाइट कणिकाएँ पाई जाती है, और इनका मुख्य कार्य है फेगोसाइट का यानी कि रोगाणुओं का भक्षण करना और इम्यून सिस्टम हमारा बनाए रखना। अगला है लिम्फोसाइट का क्या कार्य है? शरीर में हानिकारक जीवाणुओं को भक्षण करके शरीर को रोगों से रक्षा करना, इनका मुख्य कार्य है लिम्फोसाइट का। मूत्र का असामान्य घटक है एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन हमारे मूत्र का असामान्य घटक। गुर्दे की
निस्पंदन इकाई कौन सी है, यानी कि हमारी जो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन्स। हमारी किडनी किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। छोटी छोटी नलिकाएं होती है हमारे किडनी के अंदर। तो नेफ्रॉन हमारे किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। किडनी को गुर्दा भी कहते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो गुर्दे। ये हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। मूत्र कहाँ बनता है, संग्राहक नलिकाओं में मूत्र बनता है, कलेक्टिंग डक्ट में। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि है डायूरेटिक। मूत्र होता है अम्लीय, पीएच इसका मान होता है लगभग 6 होता है। वृक्क का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को शुद्ध करना तथा शरीर के अनावश्यक पदार्थ को मूत्र के रास्ते बाहर निकालना, यह वृक्क का प्रमुख कार्य है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय कौन करता है, तो अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, ये दोनों नियंत्रण, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं हमारे बॉडी को। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स हैं और तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका भी है। जन्म के समय मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो तंत्रिका के अंदर न्यूरॉन्स में सबसे कम कोशिका विभाजन यानी न के बराबर। सबसे जो बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र हैं और न्यूरॉन से 90 सेंटीमीटर लगभग 1 मीटर। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे कहते हैं, उसे क्रेनियल कहते हैं। उसे हमारा जो मस्तिष्क इस तरह से क्रेनियल्स के अंदर रहता है सुरक्षित। ब्रेन की सुरक्षा के लिए जो इसके ऊपर बनी लेयर होती है 3 स्तरीय पायामीटर ड्यूरामीटर्स। और मानव मस्तिष्क का कौन सा भार लगभग कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है लगभग 1400 ग्राम होता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव भरा रहता है जो कि मस्तिष्क के बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है, तो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है इसके अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर, जो बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है हमारे मस्तिष्क की। मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम में, जो कि अग्र मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क में याददाश्त, स्मरण शक्ति को कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो सेरिब्रम द्वारा कंट्रोल होता है हमारा। मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास, नींद, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। मानव मस्तिष्क में ठंड व गर्मी का एहसास किसके द्वारा होता है, थैलेमस द्वारा। मानव मस्तिष्क में ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होती है, मस्तिष्क के आधार भाग पर होती है। मस्तिष्क के मेरुदंड में कौन जोड़ता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा जोड़ता है। मानव मस्तिष्क में गुस्सा व खुशी का कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, 206। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी हमारी फीमर। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है, 639। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, लगभग 29। मनुष्य के शरीर में फसलियों की संख्या कितने जोड़े होती है, तो 12 जोड़ी यानी 24 फसलियाँ। टिबिया नामक अस्थि किस में पाई जाती है, हमारे टांग में, टिबिया फिबुला। अस्थियाँ और मांसपेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है, यानी कि टेंडन जोड़ता है, जबकि 2 अस्थियों को आपस में लिगामेंट जोड़ता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ऊपरी भुजा में पाई जाती है। किस जीव में फसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है, सांप के अंदर सबसे ज़्यादा फसलियाँ होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 होती है। नवजात शिशु के अंदर जो हड्डियों की संख्या 300 होती है, यानी कि जो 206 से अधिक होती है, यानी कि सामान्य जो वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है नवजात शिशु के अंदर। कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, यानी कि हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, तो ये उपास्थि के अंदर पाए जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। वृद्धावस्था मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम फास्फोरस की। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, अपन दांतों का अध्ययन करते हैं। ओस्टोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे बोन्स यानी कि हमारे अस्थियों के अंदर पाए जाते हैं। घुटने की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, पटेला होता है हमारे घुटने का। किस में बाह्य कंकाल नहीं होता है, तो एम्फीबिया के अंदर बाह्य कंकाल नहीं होता है। एम्फीबिया यानी कि जो एम्फीबिया जो आते हैं, जो उभयचर होते हैं। टिबिया नामक जो हड्डी है पाई जाती है टांग के अंदर, टिबिया और फिबुला। टूटी हड्डी को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये उसको सहारा प्रदान करता है। कंधे व कमर के जोड़ को क्या कहते हैं, इसको बाल या शॉकेट जॉइंट कहते हैं। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है, कैल्शियम है हड्डियों का मुख्य घटक। कॉलर की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, इसको क्लेविकल के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में सैंडल जोड़ी की संख्या होती है, तो सैंडल जोड़ी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी का नाम क्या है, तो
बहिर्जंगिका है सबसे पतली। अक्षी कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है? तो अक्षी कंकाल में हमारी जो आगे वाली उसमें 80 होती है। शरीर की सबसे लंबी व भारी अस्थि है वो जांग की अस्थि है जिसका नाम है फीमर। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? यानी दो हड्डियों को आपस में लिगामेंट जोड़ता है। लिगामेंट्स हमारा करेक्ट आंसर। मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज द कॉल्ड मास्टर ग्लैंड्स, और जबकि हाइपोथैलेमस को अपन कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, यानी कि दो अस्थियाँ आपस में, देखिए डबल से क्वेश्चन आया अपना, दो अस्थियाँ आपस में जोड़ती है लिगामेंट से, जबकि अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। तो इसको ध्यान रखिए। मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। फेफड़े का बाह्य आवरण बना होता है तो प्लूरल झिल्ली यानी कि प्लूरल कैविटी का बना होता है, जबकि हमारी किडनी का बाह्य आवरण कहलाता है पेरिटोनियम का बना होता है, पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं, जबकि हमारा हार्ट का जो है वो पेरिकार्डियम का बना होता है। कुछ जंतुओं में नीला रुधिर होता है तो हीमोसाइनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण नीला रुधिर होता है। मानव शरीर में श्वसन का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़े होते हैं, लंग्स। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस नाम भाग में होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर होता है। ऑक्सीजन की कमी कहलाती है अनक्सिया कहलाती है। मनुष्य के फुफ्फुसों की कुल सजीव क्षमता होती है लगभग 4500 ml, इतनी ऑक्सीजन को ये कर सकते हैं। अगला, श्वास नाल में भोजन के प्रवेश को रोकने के लिए द्वार की रक्षा करता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को घाटी द्वार भी कहते हैं। वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया किसने दी थी? तो ये क्रेब्स के ने दी थी, क्रेब्स ने बताई थी। स्तनियों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? एल्विलोई, एल्विलोई के अंदर होता है, यानी कि इनको कुपिकाएँ भी कहते हैं। मानव की सामान्य श्वसन दर होती है लगभग 16 बार पर मिनट। एक बार में अपन 16 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। अगला देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी से। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है जिसके कारण हमारा ब्लड लाल होता है। रुधिर में CO2 का वहन किस रूप में होता है? तो सोडियम कार्बोनेट के रूप में, यानी कि डिजोल्व फॉर्म में होता है। आहार नली व श्वास नली जहां आपस में मिलती है उसे कहते हैं ग्रसनी। फेरिंग्स कहते हैं इसको। श्वसन के दौरान ली गई गैस को शरीर में कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हुए हमारी सेल्स तक पहुंचाता है। अनाक्षिक श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु से कितने ATP ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 2। श्वसन दर किस यंत्र से मापी जाती है? स्पायरोमीटर से। सिगरेट व धूम्रपान में फेफड़ों में कौन सा रोग होता है? एम्फाइसीमा रोग हो जाता है सिगरेट व धूम्रपान। अब पोषक पदार्थ की बात करते हैं अपन। तो वे पदार्थ जो विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं में संचालन व संपादन में आवश्यक होते हैं कहलाते हैं, उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उपापचयी नियंत्रण पदार्थ होते हैं वे जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का कंट्रोल करते हैं, जैसे विटामिन, लवण, जल, ये उपापचयी पदार्थ हैं, यानी कि इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है लेकिन ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। शरीर में वृद्धि व निर्माण पदार्थ कौन से हैं? तो वृद्धि के लिए निर्माण पदार्थ प्रोटीन, शारीरिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है प्रोटीन्स। आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वे पोषक पदार्थ जो शरीर में आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं, वो है न्यूक्लिक एसिड, जैसे DNA और RNA, ये आनुवंशिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2:1, यानी कि जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, इस तरह से 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। शरीर में ऊर्जा की सर्वाधिक आपूर्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से, लगभग 50 से 75% हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। वसा को सबसे कम लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हमारा ग्लूकोज है, डाइसेकेराइड हमारा माल्टोज है, जबकि पॉलीसेकेराइड हमारा स्टार्च है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है मोनोसेकेराइड, जैसे ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड के उदाहरण है ग्लूकोज, ग्लेक्टोज, मेनोज, ट्राइओज। डाइसेकेराइड कैसे बनता है? समान या भिन्न मोनोसेकेराइड, 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तो डाइसेकेराइड बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, काइटिन, इतिसी, ये सब डाइसेकेराइड का उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड जब एकलक इकाइयाँ अनेक सारी मिल जाती है तो पॉलीसेकेराइड बनाती है। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज, ये सब पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख सोर्स हैं
तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करना। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः ऊर्जा की पूर्ति भी करता है और अंतिम में ग्लूकोज में टूट जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। शरीर का 15% भाग प्रोटीन होता है और ऊर्जा उत्पादन व शरीर का मरम्मत दोनों का कार्य करता है। शारीरिक वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार है। प्रचुरतम मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन और मूंगफली में। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 10 शरीर स्वयं बनाता है और 10 भोजन से प्राप्त होता है। आवश्यक एमिनो एसिड और अनावश्यक एमिनो एसिड की संख्या 10 + 10 होती है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकोर और मेरेस्मस रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन का महत्वपूर्ण कार्य है कोशिका जीवद्रव्य तथा उत्तक निर्माण में भाग लेना। वसा क्या है? यह ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का एस्टर होते हैं। वसा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। असंतृप्त वसा के उदाहरण है मछली का तेल, वनस्पति का तेल, यह असंतृप्त है। संतृप्त वसा के उदाहरण है नारियल का तेल, ताड़ का तेल, यानी कि जो पादप जो वसा होती है वो होती है संतृप्त। और अब देखिए 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा के प्रमुख कार्य हैं, यह शरीर में जमा होकर शरीर को ताप से को बाहर नहीं निकलने देती है, यानी कि ताप की कुछ अलग होती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और वसा की अधिकता से हृदय की बीमारियां और ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ जाता है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो पंक ने किया था 1911 में। विटामिन शरीर में क्या कार्य करते हैं? शरीर के उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। विभिन्न प्रकार के विटामिन देखिए, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। और दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली, यकृत, तेल इत्यादि। विटामिन B1, इसका नाम है थायमिन और बेरी इससे रोग होने वाला है। और मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च इत्यादि इसके सोर्स है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम है। त्वचा का फटना इसके रोग के लक्षण है। आंखों पर लाल होना, जीवा का फटना, और इसके सोर्स है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध। विटामिन B2 विटामिन B3 है निकोटिनामाइड या नियासिन कहते हैं इसको, और पेलेग्रा रोग हो जाता है। और मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर इसके सोर्स हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल हैं और बाल सफ़ेद होना इसके प्रमुख हैं। और मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर इत्यादि इसके सोर्स है। B6 पायरिडॉक्सिन और एनीमिया रोग हो जाता है। और यकृत, मांस, अनाज इसके सोर्स है। B7 बायोटिन है, लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द और बालों का गिरना। मांस, अंडा इसके सोर्स है। B11 फोलिक एसिड है, एनीमिया रोग हो जाता है, दाल, यकृत इसके। B12 साइनोकोबाल्मिन, एनीमिया और मांस, कलेजी, दूध। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग हो जाता है, नींबू, संतरा, खट्टे पदार्थ लेने से। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है रिकेट्स, बच्चों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। बच्चों में रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, वयस्क में होता है। और मछलीकृत तेल और दूध, अंडे इत्यादि सोर्सेस। विटामिन E टोकोफेरल, इसका रासायनिक नाम है, जनन शक्ति कम हो जाती है। और हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल इसके उदाहरण है, सोर्स है। विटामिन के फिलोक्विनोन और रक्त का थक्का नहीं बनता है इस रोग के व्यक्ति को। और टमाटर, हरी सब्जियां आंतों में भी उत्पन्न होता है, यानी कि हमारी आंत भी सेक्रेट करती है विटामिन के को। अब हम प्रश्न करते हैं अगला, गर्भवती महिलाओं में प्राय किसकी कमी होती है? तो कैल्शियम और आयरन की, इसलिए इनको कैल्शियम और आयरन की दवाई दी जाती है, गोलियां दी जाती है। हमारे शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत जल है? तो 65 से 75% हमारे शरीर का भाग है, बाहर का जल है, जो कि पादपों में 85% जल होता है। पीने के पानी में किस विष के कारण केरोटेसिस नामक बीमारी हो जाती है? तो आर्सेनिक के कारण। न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य कार्य अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना न्यूक्लिक अम्ल का है। एक सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो लगभग 3000 से 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कैलोरी ऊर्जा। राष्ट्रीय पोषण और अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर के अंदर है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। शहद प्रमुख घटक है फ्रक्टोज का। और कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। और दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण? लैक्टोज शुगर की उपस्थिति के
कारण। मानव रोग मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति में प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी? लेवरन ने की थी। और मलेरिया रोग से क्या होता है? रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं व रक्त की कमी आ जाती है। मलेरिया के उपचार में दिया जाता है क्लोरोक्विन, कुनेन, पेलोडिन इत्यादि दिए जाते हैं। कालरा व टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। रेबीज के टीके व दूध के पाश्चराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। बच्चों की डीपीटी का टीका दिया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग के लिए। डिप्थीरिया, पार्टोसिस, टिटनेस के लिए। परजीवी द्वारा होने वाले रोग। मलेरिया प्रभावित अंग तिल्ली और आरबीसी है। परजीवी इसका प्लाज्मोडियम है। वाहक इसका मादा एनाप्लिज मच्छर है और ठंड के साथ बुखार आता है। डीपीटी, डिप्थीरिया, पार्टोसिस, टिटनेस इसका पूरा नाम है। पायरिया मसूड़ों से प्रभावित अंग है। मसूड़े और एंट अमीबा और जिंजीवेलिस परजीवी। और वाहक पायरिया जो है दूषित जल और मसूड़ों से रक्त का निकलना इसके लक्षण हैं। सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा की वजह से, परजीवी की वजह से होता है। और अफ्रीकन निंद्रा रोग भी कहते हैं, मस्तिष्क को प्रभावित करती है और सीसी मक्खी इसकी वाहक होती है। बहुत नींद के साथ बुखार आता है। पेचिस आंत्र प्रभावित होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिका इसका परजीवी है। और श्लेष्मा और खून के साथ दस्त आती है पेचिस के अंदर। काला अजर रोग अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। लिशमेनिया डोनावानी इसके प्रमुख परजीवी हैं। और बालू मक्खी वाहक है और तेज बुखार के साथ इसके लक्षण है, तेज बुखार आता है। तो परजीवी द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हमने मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम के कारण, पायरिया एंट अमीबा के कारण, सोने की बीमारी ट्रिपेनोसोमा के कारण, पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण, काला अजर लिशमेनिया डोनावानी के कारण प्रमुख परजीवी से होने वाले रोगों के बारे में स्टडी करी। अब हम जीवाणु द्वारा यानी कि बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल डिसीज़ के द्वारा, यानी कि बैक्टीरियल डिसीज़ जो बैक्टीरिया द्वारा होती है। अब देखिए सबसे पहले बीमारी और उस बीमारी का प्रभावित अंग और जीवाणु के नाम और उसके लक्षण। तो प्रमुख जो सबसे पहले है टिटेनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के कारण होती है। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। तेज बुखार, शरीर में ऐंठन बनी रहती है टिटेनस के कारण और जबड़ा बंद हो जाता है इसकी वजह से। अब हैजा जो अगर हमारे जो दूसरा नंबर की जो रोग है, देखिए टिटेनस के बारे में हमने पढ़ ही लिया। ये जो जंग लगे हुए लोहे की वजह से भी ये टिटेनस के जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब देखो हैजा जो है आंत को प्रभावित करता है। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु की वजह से होता है। दस्त लगती है और उल्टी आती है इसमें। अगला है टाइफाइड। तो टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। साल्मोनेला टाइफी और तेज बुखार और सिरदर्द बना रहता है इसमें। क्षय रोग हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की वजह से होता है और बार बार खांसी के साथ कफ और रक्त निकलता है। इस प्रकार के रोगी के लक्षण। डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है। कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। सांस लेने में कठिनाई और दम घुटता है इस प्रकार के रोगी को। प्लेग हमारे फेफड़े और कांख दोनों पैरों के बीच को प्रभावित करता है। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु की वजह से होता है और लक्षण इसके बहुत तेज बुखार आता है और शरीर पर गिल्टियाँ पड़ जाती है प्लेग नामक रोग के अंदर। तो ये इस प्रकार से हमने टिटनस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग यानी कि टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग इन सभी प्रमुख बीमारियों के बारे में पढ़ा। अब आगे हुए बैक्टीरियल बीमारी। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। हीमोफिलस पार्टोसिस नामक उसकी बैक्टीरिया की वजह से होती है। लगातार खांसी आती है। निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करती है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु की वजह से तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन, कोढ़, तंत्रिका तंत्र को माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। गोनेरिया मूत्र मार्ग को प्रभावित करती है। नाइसेरिया गोनेरियाई और मूत्र मार्ग में सूजन। सिफिलिस शिश्नकोमा पैलिडम नामक जीवाणु की वजह से होता है। अब हम वायरस बीमारियों के बारे में, वायरल रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलशोथ, खसरा, ट्रोकोमा, ये विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं ये वायरल रोग हैं यानी कि विषाणु के द्वारा होने वाले रोग है। तो सबसे पहली जो रोग है एड्स, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। हमारी HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है और रोग जो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है इस प्रकार के रोग को। डेंगू जो है संपूर्ण शरीर खासकर सिर और आंख पर प्रभावित करता है। अरबो वायरस के कारण होता है और आंखों, पेशियों, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है। पोलियो गला और रीढ़ हड्डी और पोलियो वायरस की वजह से होता है। ज्वर और बदन में दर्द और रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस की वजह से होता है
और गलशोथ के और छींक बेचैनी। चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, वोरिसेला वायरस की वजह से होता है। छोटी माता वोरिसेला जोस्टर की वजह से होता है। अगला है खसरा मोरबिली वायरस की वजह से होता है। रेबीज रेब्डो वायरस, रोगी पागल हो जाता है। हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इसको। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित रोग है और इस प्रकार के रोगी को तेज बुखार आता है। और इस प्रकार से हमारे जो रोग है फफूंद द्वारा होने वाले रोग है दमा यानी कि अस्थमा, एथलीट फुट रोग, खाज, गंजापन, दाद इत्यादि फफूंद द्वारा यानी फंगस द्वारा होने वाले रोग है। मनुष्य में होने वाले प्रमुख अनुवांशिक रोग है वर्णांता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इत्यादि। अगला है कीमोथेरेपी किसके उपचार में दी जाती है, तो कैंसर रोग के उपचार में कीमोथेरेपी की जाती है। अस्थि कैंसर किसके कारण होता है, तो रेडियो सक्रिय स्ट्रंशियम 90 के कारण होता है। एलिसा टेस्ट किस रोग के निदान में किया जाता है, जांच में होता है, तो HIV यानी कि एड्स के उपचार में। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स रोग होता है वायरस द्वारा, और कौन सा वायरस, HIV वायरस। डेंगू ज्वर किसके काटने से, एडिस एजिप्टाई यानी एडिस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होता है और हमारे प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो जॉन साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। BCG का पूरा नाम है बेसिलस कैलेमिटी गुइनिन और DPT का पूरा नाम है डिप्थीरिया पार्टुसिस टिटनस। अब चिकित्सा संबंधी आविष्कार देखें अपन। विटामिन की खोज पंक ने की थी। विटामिन D हॉपकिंस ने की थी। होम्योपैथी के हैनीमैन है। विटामिन B मैकुलन है और होम्योपैथी हैनीमैन है। इसके बाद देखिए प्रकनली शिशु स्ट्रेप्टो और एडवर्ड्स ने, क्लोरोफॉर्म हैरिसन सिम्पसन ने, पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क, RNA जेम्स वाटसन और आर्थर गर्ग, विटामिन A मैकुलन ने, सल्फा ड्रग्स जो है वो डाग मैक ने, लिंग हार्मोन स्टेनाच ने की थी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ECG आइनोवन ने की थी, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेनिसिलिन नोटेटम से कवक से, रक्त परिवर्तन यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर जो हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज लैंडस्टीनर ने, विटामिन B मैकुलन ने की थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, बाम्स बैन ने की थी, ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिले हल ने की थी, एंटीजेंस लैंडस्टीनर ने की थी, टेरामाइसिन फिनेल ने की थी, बैक्टीरिया लुवेनहॉक ने खोजा था, मलेरिया परजीवी रोनाल्ड रास ने की थी, विटामिन C हॉलकट ने की थी, हृदय प्रत्यारोपण किस्चर बर्नार्ड ने किया था, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ने, इंसुलिन बेंटिंग ने और TB का जो बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने खोजा था, BCG यूरिन कालमेट ने और DNA वाटसन और क्रीक ने DNA का जो मॉडल खोजा था या DNA का मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार हमने हमारे जो साइंस के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में देखे।